So the question for today is, what is military industrial complex? इंटरनेशनल रिलेशंस में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में इस टर्म को कई बार यूज किया जाता है. यू शुड नो द मीनिंग ऑफ दिस टर्म, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स. This term or this phrase was used for the first time by US President Dwight D. Eisenhower. Eisenhower इस फ्रेज के माध्यम से ये बताना चाहते थे कि यूएस में एंड फॉर दैट मैटर सभी एडवांस्ड कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ में, इन कंट्रीज़ के भीतर मौजूद जो पॉलिटिशियंस हैं, जो बड़े बिजनेस लीडर्स हैं और जो टॉप मिलिट्री पर्सनल हैं, इनके बीच एक क्लोज नेक्सस, एक हिडन अलायंस एग्जिस्ट करता है. यहाँ पर ये जो तीन तरह के आप लीडर्स को देख रहे हैं, तीनों मिलकर पर्दे के पीछे, बिहाइंड द कर्टन, ये वर्क करते हैं और इस बात को इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि इन सभी के इंटरेस्ट्स, इन सभी के जो कोर इंटरेस्ट्स हैं, ये इंटरेस्ट लगातार कॉन्टिन्यूअसली सर्व होते रहे. पॉलिटिशियंस क्या चाहेगा? द वन हु इज़ अ पॉलिटिशियन, वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि वो हमेशा पावर में बने रहे, और पावर में बने रहने के लिए वो चाहेगा कि वो इलेक्शंस जीतता रहे. ही कंटिन्यूज टू गेट इलेक्टेड एंड री इलेक्टेड. इसी तरह जो एक बिजनेसमैन है, टॉप बिजनेसमैन, वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि गवर्नमेंट के जो मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स हों, मेजर टेंडर्स हों, वो उस बिजनेसमैन को मिले, ताकि वो बिजनेसमैन भी कॉन्टिन्यूसली इन कॉन्ट्रैक्ट्स, इन टेंडर्स के थ्रू अपने बिजनेस को रन करता रहे और प्रॉफिट जनरेट करता रहे. इसके अलावा जो मिलिट्री पर्सनल है, जो टॉप मिलिट्री पर्सनल है, वो क्या चाहेंगे? वो चाहेंगे कि मिलिट्री का रेलेवेंस देश में, कंट्री में मिलिट्री का रेलेवेंस, मिलिट्री का इंपॉर्टेंस बना रहे. मिलिट्री की जो यूटिलिटी है, वो यूटिलिटी कभी खत्म ना हो, क्योंकि अगर मिलिट्री की यूटिलिटी खत्म हो जाएगी तो फिर ये जो इंस्टीट्यूशन है, द आर्म्ड फोर्सेस, द मिलिट्री, ये इंस्टीट्यूशन, इस इंस्टीट्यूशन का रेलेवेंस भी धीरे धीरे समाज में घटने लगेगा. तो ये तीन तरह के लोग हैं, तीन तरह के लीडर्स हैं. और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इन तीनों के बीच एक हिडन अलायंस एग्जिस्ट करता है. और ये जो अलायंस है, ये जो नेक्सस है, इस अलायंस के माध्यम से ये तीनों मिलकर इस बात को इंश्योर करते हैं कि इन सभी के इंडिविजुअल वेस्टेड इंटरेस्ट वो कॉन्टिन्यूसली प्रमोट होते रहें, सस्टेन करते रहें. अब आपको समझना है कि ये होता कैसे है, हाउ दिस हैपेंस. इन तीनों ग्रुप्स या इन ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ लीडर्स, इनके इंटरेस्ट एक साथ एक ही माध्यम से सेटिस्फाई हो सकते हैं. और ये जो रास्ता है, ये जो माध्यम है, वो है मिलिट्री स्पेंडिंग, मिलिट्री एक्सपेंडिचर. ये सभी चाहेंगे कि देश की मिलिट्री स्पेंडिंग, मिलिट्री एक्सपेंडिचर हमेशा हाई रहे. द कंट्री कंटिन्यूज टू स्पेंड इनॉर्मसली. जो देश का बजट हो और जो देश की जो टोटल जीडीपी हो, उसमें मिलिट्री एक्सपेंडिचर को हमेशा एक लार्ज परसेंटेज अलॉट किया जाए. तो सबसे पहले इंक्रीज्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर की जो मांग है, जो डिमांड है, वो डायरेक्टली मिलिट्री से ही आएगी. फॉर एग्जांपल, मिलिट्री ये डिमांड कर सकती है कि उन्हें देश की सिक्योरिटी को, डिफेंस को रोबस्ट बनाने के लिए हाई टेक्नोलॉजी और जो नए टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी के वेपन्स आए हैं, वे वेपन्स उन्हें प्रोक्योर करने हैं, खरीदने हैं. लेकिन आपको समझना है कि मिलिट्री के द्वारा सिर्फ डिफेंस एक्सपेंडिचर की डिमांड की जा सकती है. हकीकत में इन डिमांड्स को एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है, दिस इज अ पॉलिटिकल डिसीजन. ये जो डिसीजन है, ये पॉलिटिशियंस के द्वारा, मिनिस्टर्स के द्वारा लिया जाएगा. तो यहाँ पर जो पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिशियंस मिलिट्री के इन इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर के डिमांड को एक्सेप्ट करते हैं, ओके, और इसे गवर्नमेंट से अप्रूवल दिलाते हैं. अब अप्रूवल मिलने के बाद जो डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करना है या प्रोक्योर करना है, ये जो काम है, इस काम को करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट रिलीज किए जाएंगे. फिर ये जो टेंडर है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो टेंडर है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को दे दिया जाता है. तो मिलिट्री ने एक्सपेंडिचर और स्पेंडिंग की डिमांड की, पॉलिटिशियन ने इस डिमांड को अप्रूव किया, और फिर इस डिमांड को फुलफिल करने की जिम्मेदारी बिजनेस हाउसेस को दी गई, बिजनेस लीडर्स को दी गई. और जब जो बिजनेस हाउसेस हैं, जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, उन्हें गवर्नमेंट से या किसी पॉलिटिकल पार्टी से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो इन रिटर्न ऑफ फेवर को रिटर्न करते हुए ये जो बिजनेस लीडर्स हैं, ये पॉलिटिशियंस को मदद करते हैं, इनकी पॉलिटिकल पार्टीज को, इनके इलेक्शन कैंपेन को फंड करते हैं. सो दिस इज हाउ दिस होल मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वर्क. इट इज नॉट स्पेसिफिक टू यूएस. डेविड आइजनहावर इस टर्म को, इस फ्रेज को वो कॉइन करते हैं, और वो कहते हैं कि दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू यूएस. यू कैन फाइंड दिस सॉर्ट ऑफ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट ऑल द एडवांस्ड कैपिटलिस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. हर कंट्री में आपको इस तरह का एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा. अब इस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को
और अधिक स्मूथली रन करने के लिए एक और तरीका भी अपनाया जाता है, एक और अप्रोच भी अपनाया जाता है। इस मेथड में क्या होता है कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो एक समय के बाद बिजनेस में एंटर हो जाते हैं, बिजनेस लीडर्स बन जाते हैं, बिजनेस टाइकून्स बन जाते हैं। वहीं कुछ बिजनेस लीडर्स, कुछ बिजनेस टाइकून्स पॉलिटिक्स में एंटर हो जाते हैं, पॉलिटिशियन बन जाते हैं। इसके अलावा जो टॉप मिलिट्री पर्सनल हैं वे भी अपने रिटायरमेंट के बाद या तो पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लेते हैं या फिर वो अपने किसी बिजनेस को शुरू करते हैं। तो ये जो पूरा साइकिल है, ये जो पूरा साइकिल है ये चलता रहता है। और इसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट फ्रेज है जिसे आपको याद रखना चाहिए। ये जो पूरा पूरा घटना चक्र है, ये जो पूरा साइकिल है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को रन करने के लिए बना, ये जो पूरा पूरा साइकिल है इसे रिवॉल्विंग डोर फिनोमेना भी कहते हैं। ओके, रिवॉल्विंग डोर फिनोमेना। पॉलिटिशियन बिकम्स businessman, businessman becomes politician, retired military personnel either joins politics or starts a business. This is called revolving door phenomena, and this is how this military industrial complex is maintained in a country. I hope the concept is clear to you. Thank you so much for listening. God bless.